हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। तो चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सीटेट की या किसी और स्टेट टेट की, तो इस तरह के एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी है। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एज अ टीचर हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए आज हम यहाँ पर इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। 2020 में जो ये शिक्षा नीति आई थी, ये हमारे नए भारत की आवश्यकता है। नए भारत के लिए, 21वीं सदी के भारत के लिए शिक्षा नीति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें क्या है, एक विकसित देश बनना है। भारत को एक विकसित देश बनना है और इसके लिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की ज़रूरत है। चाहे हायर एजुकेशन हो या फिर स्कूल एजुकेशन हो, हमें दोनों ही तरह के एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना है, एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करना है। और इसीलिए ज़रूरत है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, जो 2020 में लाई गई थी। तो ये सभी सब टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एम क्या है। हम ओल्ड फॉर्मेट के बारे में जानेंगे कि जो शिक्षा नीति पहले थी उसमें क्या फॉर्मेट था और अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें नया फॉर्मेट क्या है। असेसमेंट के बारे में जानेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम होंगे, किस तरह से रिजल्ट होगा, असेसमेंट इवैल्यूएशन किस तरह से होगा। उसके बाद हम परख के बारे में जानेंगे, जो असेसमेंट से ही जुड़ा हुआ है। फिर हम जानेंगे करिकुलम के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या बात की गई है ये जानेंगे। हम लैंग्वेज के ऊपर डिस्कशन करेंगे और टीचर एजुकेशन के बारे में जानेंगे। तो ये सभी सब टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों पर लाई गई थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 2019 को और इसी रिपोर्ट की सिफारिश पर 2020 में शिक्षा नीति लाई गई थी। और इस कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे मेन एम की, यानी कि जो ये NEP 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि 2 करोड़ ऐसे बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, पढ़ाई छोड़ दी है, उन्हें वापस मेन स्ट्रीम में लाना, उन्हें वापस एजुकेशन में लाना, उन्हें वापस स्कूल में लाना। तो ये है इस शिक्षा नीति का पहला एम। क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बहुत से कारणों से पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर एडमिशन ही नहीं लेते। तो उन सभी बच्चों को एजुकेशन में लेके आना, स्कूल में लेके आना मेन एम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यहाँ पर बच्चे के समग्र विकास पर फोकस किया गया है। केवल बच्चे की मेंटल एबिलिटीज़ पर, कॉग्निटिव क्षमता पर फोकस नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ याद कर कर ही एग्ज़ाम देगा और उसके बेसिस पर ही उसका डेवलपमेंट होगा, उसके बेसिस पर ही उसका रिजल्ट बनाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। यहाँ बात की गई है होलिस्टिक डेवलपमेंट की, यानी कि साइकोमोटर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, तीनों पक्षों की बात की गई है। यानी कि बच्चे के भावात्मक पक्ष का भी विकास होगा, जो भावनाओं से जुड़ा होता है, जो मन से जुड़ा होता है। कॉग्निटिव, जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, दिमाग का विकास भी होगा। और इसके अलावा साइकोमोटर, यानी कि शारीरिक विकास भी होगा, फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा। बच्चे के इस तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। उसका सोशल डेवलपमेंट भी होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। हर तरह के डेवलपमेंट की बात की गई है, केवल एक पक्ष की बात नहीं की गई। संपूर्ण पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। तीसरा एम है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, यानी कि जो प्री प्राइमरी स्कूल होते हैं, जिसे प्ले स्कूल भी कहते हैं, नर्सरी, LKG, UKG से लेकर 12th तक की बात की गई है कि सभी को शिक्षा मिलेगी, सभी की शिक्षा तक पहुंच होगी, नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक। तो पहले बात की जाती थी 1st से लेकर 8th क्लास तक की, या फिर 10th या फिर 12th तक। 1st से लेकर बात की जाती थी,
लेकिन अभी बात की गई है फर्स्ट से भी पहले से, नर्सरी से, जिसे हम आंगनवाड़ी स्टेज भी कहते हैं। तो नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक सभी बच्चों की शिक्षा तक पहुंच होगी, शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन होगा और 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030, यानी कि 2030 तक 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो अचीव करना स्कूल एजुकेशन में, कि 2030 तक हर बच्चे का स्कूल में एडमिशन होगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो बिना शिक्षा के, बिना स्कूल जाए रहे। तो 2030 तक ये टारगेट रखा गया है कि 100% GER यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो रखा जाएगा। तो ये है मेन एम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। अब बात करते हैं ओल्ड एजुकेशनल स्ट्रक्चर की, कि पुराना स्ट्रक्चर क्या था। पुराना स्ट्रक्चर आपने सुना होगा, 10+2 की बात की जाती थी। 10+2 यानी कि क्लास 1 to 10th तक एक लेवल होता था और उसके बाद 11th and 12th ये होते थे 2 साल, ये 10 साल और ये 2 साल। तो इस तरह से बात की जाती थी पुराने एजुकेशन सिस्टम में। तो हमने देखा था ना, एक तो 10th में बोर्ड होते थे और दूसरा 12th में बोर्ड होते थे। तो 2 लेवल पर बोर्ड के एग्जाम होते थे। तो यहाँ पर इस तरह से ये लेवल्स डिवाइडेड थे। 10+2 की बात की जाती थी। क्लास 1 से पहले कोई भी यहाँ पर पॉलिसी नहीं थी। आंगनवाड़ी लेवल की बात नहीं की जाती थी, नर्सरी प्री प्राइमरी लेवल की बात नहीं की जाती थी। तो ये वाला जो लेवल था ये खाली था। तो 6 साल के बच्चे का एडमिशन होता था फर्स्ट क्लास में और 6 से 16 साल तक उसके 10 साल कंप्लीट होते थे क्लास 1 से लेकर 10th, और उसके बाद 11th and 12th 2 साल होते थे, जिसमें उसकी एज क्या होती थी, 16 से लेकर 18 वर्ष तक। तो इस तरीके से चलता था पुराना एजुकेशन सिस्टम, पुराना एजुकेशनल स्ट्रक्चर, जो आज भी है। इसे हम पुराना नहीं कहेंगे, इसे हम एग्जिस्टिंग कहेंगे। एग्जिस्टिंग ऐसा ही है अभी, तो 10+2 की बात ही की जाती है और उसके बाद ग्रेजुएशन करते हो तो 10+2+3 हो जाता है वो। तो अब बात करेंगे कि नया एजुकेशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, जिसकी बात की गई है NEP 2020 में। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर होगा वो आधारित होगा 5+3+3+4 पर। तो ये 5+3+3+4 ये है न्यू फॉर्मेट। इसको एकदम नंबर की तरह रट लेना है, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर 4 स्टेजेस की बात की गई है, 5+3+3+4। तो जो ये 5 है ये है शुरुआत के 5 साल, जिसे कहा गया है फाउंडेशनल स्टेज। फिर उसके बाद है 3 साल जिसे कहा गया है प्रिपरेटरी स्टेज। नेक्स्ट +3 है मिडल स्टेज और लास्ट 4 है सेकेंडरी स्टेज। अब एक एक करके इन चारों स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे 5 की। 5+3+3+4 में सबसे पहले हम बात करेंगे 5 की, यानी कि शुरुआत के जो 5 साल की बात की गई है, जिसे कहा गया है फाउंडेशन स्टेज, यानी कि बुनियादी स्तर। तो ये क्या है, प्री प्राइमरी स्टेज है। हमें ये तो पता है कि ये 5 साल तक चलेगी और प्राइमरी से पहले की स्टेज है, यानी कि प्री प्राइमरी स्टेज है, और इसे माना जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो हम कहते हैं ना कि 90% जो ब्रेन का विकास होता है, बच्चे का विकास होता है, वो शुरुआती सालों में ही हो जाता है। तो इसीलिए इस स्टेज को फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है और इसे प्ले एज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को जो भी एजुकेशन दी जाएगी वो खेल खेल में दी जाएगी। कोई भी उनके ऊपर बर्डन नहीं डाला जाएगा, खेल के माध्यम से उन्हें सिखाया जाएगा। तो ये जो स्टेज है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट 3 इयर्स फिर लास्ट 2 इयर्स। तो ये 5 साल 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 और 2 में। तो पहले जो 3 साल होंगे उसमें 3 से लेकर 6 साल तक का बच्चा होगा। यहाँ पर 3 साल है, 3 क्लासेस होंगी, नर्सरी, LKG और UKG। आप यहाँ पर प्री स्कूल स्टेज भी कह सकते हो इसे, यानी कि प्री प्राइमरी स्टेज भी कह सकते हैं। प्ले स्कूल्स में भी जा सकते हैं बच्चे, और इसे आंगनवाड़ी स्टेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर नाम में कंफ्यूज नहीं होना, प्री प्राइमरी, प्ले स्टेज, प्ले स्कूल स्टेज या आंगनवाड़ी स्टेज। तो आंगनवाड़ी में होंगे 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे, और उसके बाद के जो 2 साल हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास, वो भी इसी में ही इंक्लूड हैं। फाउंडेशन स्टेज में पहले 3 साल आंगनवाड़ी स्टेज
और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इंक्लूड है। आंगनवाड़ी में होंगे 3 से 6 साल तक के बच्चे और अगले 2 साल में यानी कि फर्स्ट और सेकंड में होंगे 6 से 8 साल तक के बच्चे। तो इस तरीके से ये फाउंडेशन स्टेज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 एंड 2 में। 3 इयर्स है आंगनवाड़ी स्टेज के और लास्ट 2 इयर्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के। तो यहाँ पर बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाएगा, तो बच्चों को यहाँ पर फलने फूलने का पूरा मौका दिया जाएगा। कोई भी फियर, कोई भी स्ट्रेस यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, फाउंडेशन स्टेज है फॉर अ चाइल्ड डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है डेवलपमेंट के लिए। तो इसीलिए एजुकेशन पॉलिसी में इस स्टेज को कंसीडर किया गया है सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर इस स्टेज में ही बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दी जाएगी तो वो आगे तक अच्छे से ही मेंटेन रहेगी। लेकिन हमने क्या देखा था, जो पुराना फॉर्मेट था, जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, जो हमारा एग्जिस्टिंग वर्तमान फॉर्मेट है, उसमें फाउंडेशन स्टेज की कोई बात नहीं की गई। क्लास फर्स्ट से शुरुआत की गई है, आंगनवाड़ी स्टेज की कोई बात नहीं की गई। आंगनवाड़ी स्टेज पर 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, उनके लिए कोई इस तरह की शिक्षा नीति में उनकी बात नहीं थी। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में आंगनवाड़ी स्टेज की बात है, 3 से लेकर 6 साल तक की एज की बात की गई है। और फिर आती है नेक्स्ट यानी कि 5+3, तो यहाँ पे +3 वाली स्टेज है ये सेकेंड स्टेज, जिसे कहते हैं हम प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि प्रारंभिक स्तर। ये है 3 साल तक। क्लास 3rd to 5th यानी कि 3rd से लेकर 5th क्लास तक के बच्चे इस स्टेज में होते हैं। 8 से लेकर 11 साल तक के बच्चे इस स्टेज में होते हैं और यहाँ पर मदर लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाती है। फाउंडेशन स्टेज में भी और प्रिपरेटरी स्टेज में भी मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में बच्चों को एजुकेशन दी जानी चाहिए। उनके ऊपर कोई भी अदर लैंग्वेज इम्पोज नहीं की जानी चाहिए। जैसे कि कुछ स्कूल में इंग्लिश को कंपलसरी बताते हैं और सिर्फ इंग्लिश में ही बच्चों को बात करने के लिए बोला जाता है, उनसे इंग्लिश में ही बात की जाती है। अब जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती या उसकी मदर लैंग्वेज कोई और है, तो ऐसे में क्या होगा, वो बच्चा अपनी बातों को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा और इस तरीके से फिर उसका डेवलपमेंट बाधित होगा, उसके डेवलपमेंट में बाधा आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर मदर लैंग्वेज पर जोर दिया गया है। मैथ, साइंस, ईवीएस, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, बच्चों के अंदर नंबरों की भी समझ होनी चाहिए, अपने एनवायरनमेंट के प्रति भी समझ विकसित की जानी चाहिए। तो इस तरह की एजुकेशन दी जाएगी प्रारंभिक स्तर में, प्रिपरेटरी स्टेज में। नेक्स्ट बात करेंगे हम +3 की, तो 5+3+3, तो ये है 3rd स्टेज, मिडिल स्टेज, मध्य स्तर। 3 साल की है, क्लास 6 to 8, 11 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर है क्लास 6 जिसे कहते हैं हम मिडिल स्टेज। तो क्लास 6 से ये स्टेज शुरू होती है और यहीं से हमें क्या करना है, बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देनी शुरू कर देनी है। वोकेशनल एजुकेशन का क्या मतलब है, व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि यहाँ पर बच्चों को कोई ना कोई स्किल्स देनी शुरू कर देनी चाहिए ताकि आगे जाकर अपने स्कूल को ख़त्म होने के बाद वो कुछ ना कुछ अर्न करने के योग्य बन सके, कुछ ना कुछ कमा सकें। और यहीं से शुरुआत हो जानी चाहिए इंटर्नशिप की। तो जो इंटर्नशिप आज प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद की जाती हैं, उसकी बात की गई है क्लास 6 से ही। जैसे कि बच्चों को क्या सिखाई जानी चाहिए, 6th क्लास से कोडिंग सिखाई जानी चाहिए, कोडिंग के उनके क्रैश कोर्स चलाए जाने चाहिए या उनको स्पेशल क्लासेस दी जानी चाहिए कोडिंग की। और वो कोर्स ख़त्म होने के बाद उनको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे कि समर वेकेशंस में बच्चे क्या होते हैं, खाली होते हैं, तो उस टाइम पे उनके लिए इंटर्नशिप प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग भी उनको साथ के साथ मिलती रहेगी और वो भी 11 साल की उम्र से, क्लास 6 से ही। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिडिल स्टेज से क्या शुरू हो जाएगी, इंटर्नशिप, वोकेशनल स्टेज। तो यहाँ पे कोडिंग के अलावा और भी बहुत से ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है, डिज़ाइनिंग हो सकती है, और भी बहुत से ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये सभी वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से ही दी जानी चाहिए। उसके बाद आती है बात +4 की, यानी कि प्रिपरेटरी स्टेज की, प्रारंभिक स्तर की। 4 साल, क्लास 9 to 12, 14 to 18 ईयर्स के बच्चे यहाँ पर होते हैं। तो इस तरीके से जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 ये है, और इसी के आधार पर क्या होगा, स्कूली शिक्षा दी जाएगी। स्कूल एजुकेशन 5+3+3 के फॉर्मेट पर काम करेगा। तो ये 4 स्टेजेस में डिवाइड होगी स्कूल एजुकेशन, स्कूल का एजुकेशनल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं करिकुलम की, कि करिकुलम किस तरह का होगा, किस तरह के करिकुलम की बात की गई है।
तो बात की गई है नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक्स। यानी कि एक तो विषयों के बीच में कोई भी अलगाव नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो बच्चा आर्ट्स लेना चाहता है या जो बच्चा पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है वो बायो नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के साथ बिजनेस स्टडीज़ पढ़नी है तो आप वो भी ले सकते हो। इसके अलावा आपको क्या केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आप केमिस्ट्री भी ले सकते हो। तो सब्जेक्ट के बीच कोई बाउंडेशन नहीं होगा। जैसे कि आज ऐसे कैटेगराइजेशन कर दिया जाता है ना, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बेसिस पे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा नहीं होगा। करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बीच भी ऐसा कोई भी सेपरेशन नहीं होगा और वोकेशनल और एकेडमिक्स के बीच भी कोई सेपरेशन नहीं होगा। जैसे कि अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास साइंस ही हो। आपको सोशल साइंस भी पढ़नी है, आपको कोडिंग भी सीखनी है तो आप कर सकते हो। तो वोकेशनल ट्रेनिंग और एकेडमिक्स में भी कोई भी बाउंडेशन, कोई भी सेपरेशन नहीं होगा। तो इस तरह के करिकुलम की बात की गई है NEP 2020 में। और रिडक्शन इन करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या में कमी होगी। बहुत भारी भरकम बैग नहीं होंगे, बहुत सारा सिलेबस नहीं होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, सब कुछ कम होगा, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट्स पर फोकस किया जाएगा, मूल अवधारणाओं पर ध्यान दिया जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर फोकस किया जाएगा, कोर कॉन्सेप्ट्स पर फोकस किया जाएगा, ना कि बहुत सारे करिकुलम पे, बहुत सारी बुक्स पे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे। सब कुछ कम होना चाहिए लेकिन कोर कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, मूल अवधारणाएं, बच्चों के बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए। एनहांस एसेंशियल लर्निंग की बात की गई है तो ये वही बात है कि क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस किया गया है, क्वांटिटी पर नहीं, कि हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हो, नंबर ऑफ सब्जेक्ट हो, इसकी बात नहीं की गई है, नंबर ऑफ टॉपिक्स हो, इसकी बात नहीं की गई है, लेकिन एसेंशियल लर्निंग की बात की गई है कि आवश्यक अधिगम होना चाहिए, ज़रूरी सभी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। और वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, यानी कि क्लास 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जानी चाहिए, इंटर्नशिप दी जानी चाहिए। और करिकुलम टू बी इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल, 21वीं सदी के कौशल की बात की गई है कि हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें 21वीं सदी के कौशल शामिल हों। अब ये 21वीं सदी के कौशल क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। 21वीं सदी के कौशल का क्या मतलब है कि बच्चों में क्रिएटिविटी, इनोवेशन होना चाहिए, वो कुछ नया कर सके, कुछ क्रिएटिव कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए उनके अंदर, कोलैबोरेशन, लीडरशिप, टीम वर्क जैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उनके अंदर, कि वो ग्रुप में बात कर सकें, ग्रुप में काम कर सके, टीम वर्क दिया जाना चाहिए उनको, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाना चाहिए। और हेट्रोजीनियस ग्रुप होने चाहिए। हेट्रोजीनियस ग्रुप का क्या मतलब है कि सभी अलग अलग तरह के बच्चे होने चाहिए एक ग्रुप में। ऐसा नहीं है कि आप सेम कैटेगरी के बच्चों को या सेम क्वालिटी के बच्चों को एक ही ग्रुप में डालें। क्या होना चाहिए, ग्रुप हेट्रोजीनियस होने चाहिए, कोलैबोरेशन हो, लीडरशिप हो, सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखें। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सेल्फ डायरेक्शन, पर्सनल मैनेजमेंट, डिसिप्लिन की बात की गई है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन की, कोई भी पनिशमेंट का डर नहीं होना चाहिए, बच्चे खुद को डायरेक्ट करें। ऐसा ना हो कि हर चीज़ टीचर बताए कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। बच्चे खुद से अपने लिए सही डिसीजन ले पाएँ, डिसीजन मेकिंग उनमें अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर छोटे लेवल से ही अच्छी डिसीजन मेकिंग होगी तो इससे क्या होगा, वो बड़े लेवल पे भी अच्छे से काम कर पाएंगे, आगे जाकर भारत के लिए, अपने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। डिजिटल लिटरेसी की बात की गई है, हम बात करते हैं ICT की, कंप्यूटर एजुकेशन की, टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नो सेवी बनाना है हमें आज की जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल्चरल, ग्लोबल, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। बच्चों को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए कि उन्हें क्या करना है, कूड़ा कूड़ेदान में फेंकना है। कल्चरल और ग्लोबल एनवायरमेंटल अवेयरनेस होनी चाहिए, संस्कृति के प्रति उनकी जानकारी होनी चाहिए, पूरी दुनिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपने एनवायरनमेंट की जागरूकता होनी चाहिए कि किस चीज़ से किसे नुकसान है, ये उन्हें पता होना चाहिए। तो ये है 21वीं सदी के कौशल, और हमें अपने सिलेबस में यही चीज़ें इंक्लूड करनी है, यही चीज़ों की बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, 21वीं सदी का लर्नर बनाना है उन्हें।
उन्हें टेक्नो सेवी बनाना है, डिजिटल लिटरेसी देनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी करनी है, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन, क्रिएटिविटी लेकर आनी है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनवायरनमेंट के प्रति उन्हें क्या करना है, अवेयर करना है, सेंसिटिव करना है। तो ये हैं 21वीं सदी के कौशल। 21वीं सदी 21st सेंचुरी के इन कौशल्स की बात की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। और करिकुलम में क्या बताया गया है कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए, लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, यानी कि ऐसा ना हो कि सिर्फ उसके मानसिक विकास पर जोर दिया जाए, बच्चे के हर पक्ष का विकास होना चाहिए, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके कॉग्निटिव पक्ष का विकास होना चाहिए, फिजिकल पक्ष का, अफेक्टिव डोमेन का, सोशल डेवलपमेंट, इन सभी डेवलपमेंट का ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से लर्निंग हो कि उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इंटीग्रेटेड हो, यानी कि एकीकृत हो। आप अगर सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उस चीज़ को आप साइंस या अदर सब्जेक्ट से लिंक कर कर पढ़ाएं, ताकि बच्चा क्या करे, इंटीग्रेशन में सीख सके, बाउंड्रीज ना हो सब्जेक्ट्स के बीच। अगर वो सोशल साइंस में सॉइल वाला टॉपिक पढ़ रहा है तो उसे साइंस से भी कनेक्ट करके बताना चाहिए। या फिर अगर आप साइंस में पॉपुलेशन के बारे में या फिर ह्यूमंस के बारे में बता रहे हो तो उस चीज़ को इकोनॉमिक्स से भी कनेक्ट किया जाना चाहिए। तो ये है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसके अलावा इंजॉयबल और इंगेजिंग लर्निंग होनी चाहिए कि मज़ा आए, बर्डन ना लगे, सभी को शामिल किया जाना चाहिए। हंसी मजाक करते हुए फन तरीके से, प्ले वे मेथड से बच्चों को सिखाना चाहिए, तभी क्या होगी, लर्निंग इंजॉयबल होगी, इंगेजिंग होगी। ऐसा ना हो कि सिर्फ टीचर बोले, बच्चों को भी बोलने का मौका दिया जाए। इसके अलावा एक्टिविटीज़ से, प्ले वे मेथड से, क्विज करके, डिबेट्स रख के आप क्या कर सकते हो, लर्निंग को इंजॉयबल और इंगेजिंग बना सकते हो। अगली बात करेंगे लैंग्वेज की, कि आखिर एनईपी में लैंग्वेज के बारे में क्या कहा गया है कि नो लैंग्वेज कैन बी इम्पोज, कोई भी भाषा किसी भी बच्चे पर थोपी नहीं जानी चाहिए, थोपी नहीं जा सकती। हर बच्चे का हक है कि वो अपनी मदर टंग में या फिर रीजनल लैंग्वेज में सीखे, कम से कम ग्रेड 5 तक और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेड 8 तक, यानी कि 8th क्लास तक। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप बच्चे के ऊपर कोई भी भाषा थोप नहीं सकते। किसी भी बच्चे को आप ज़बरदस्ती कोई भी भाषा बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, कम से कम 5th क्लास तक या फिर 8th क्लास तक ऐसा किया जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते या ऐसा रूल नहीं बना सकते कि क्लास में या फिर स्कूल में सिर्फ इंग्लिश या फिर कोई और एक भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा, अदर किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, या फिर सिर्फ हिंदी का प्रयोग किया जाएगा, अदर जो रीजनल लैंग्वेज है उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में बात कर सके, सीख सके, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके। और संस्कृत को ऑप्शनल बनाना चाहिए हर लेवल पर, सभी स्तरों पर। संस्कृत को एक वैकल्पिक विषय के रूप में रखा जाना चाहिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई है जो NCF 2005 में भी की गई थी। 2005 में जो NCF आया था उसमें भी हमने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बात की थी और यहाँ पर भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की ही बात की गई है। इसके अलावा क्या कहा गया है कि मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स, बहुभाषावाद को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आंसर में स्टेटमेंट ये दी जाती है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को, बहुभाषावाद को हमें एक रिसोर्स मानना है। टीचर को क्या करना है, बहुभाषावाद का प्रयोग करना है। जैसे कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो तो बीच बीच में उसमें हर भाषा के थोड़े थोड़े शब्द इंक्लूड किए जाने चाहिए, ताकि सभी भाषा वाले बच्चे उस टॉपिक से कनेक्ट कर सकें। जैसे कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, उसमें शादी कोई वर्ड आता है तो आप हिंदी में उसे शादी बता सकते हो, इंग्लिश समझने वाले के लिए मैरिज वर्ड यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा किसी और लैंग्वेज के लिए आप विवाह वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे जिस भाषा से कनेक्ट कर सकते हैं वो उस भाषा से कनेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर मल्टीलिंगुअलिज्म का प्रयोग कर रहे हैं, बहुभाषावाद का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चे कनेक्ट कर सके आपके साथ, आपके टॉपिक के साथ। और ISN यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाना चाहिए, भारतीय सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो जो बच्चे बोल नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। सिर्फ टीचर्स को ही नहीं
बल्कि क्लास के सभी बच्चों के लिए। इससे क्या होगा, सभी सांकेतिक भाषा सीखेंगे और जो बच्चे बोल नहीं सकते वो भी कनेक्ट कर पाएंगे, वो भी खुद को क्लास में जुड़ा हुआ फील करेंगे। तो ये बात की गई है लैंग्वेज के बारे में। अगली और एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे हम असेसमेंट के बारे में, मूल्यांकन के बारे में, कि मूल्यांकन कैसे होगा, कि किस तरीके से बच्चों का आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, किस तरीके से इवैल्यूएशन होगा। तो यहाँ पर बात की गई है 360 डिग्री असेसमेंट की। 360 डिग्री असेसमेंट का क्या मतलब है कि सिर्फ टीचर ही आकलन नहीं करेगी, बल्कि 360 डिग्री असेसमेंट होगा, उसमें टीचर भी होगी, उसमें बच्चा खुद भी अपना सेल्फ असेसमेंट करेगा, पीयर्स जो होंगे वो भी असेसमेंट करेंगे, आपस में एक दूसरे की बातें सुनेंगे, एक दूसरे के टेस्ट पेपर एक्सचेंज करके चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा पेरेंट्स भी असेस करेंगे। तो इसे कहेंगे हम 360 डिग्री असेसमेंट, यानी कि सभी पक्षों से क्या होगा, असेसमेंट होगा, बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा, टीचर द्वारा भी, उसके खुद के द्वारा भी, पीयर्स द्वारा भी और पेरेंट्स द्वारा भी। और फ्लेक्सिबल असेसमेंट होगा, असेसमेंट रिजिड नहीं होगा, रिजिडिटी की बात नहीं की गई, रिजिडिटी को पूरी तरीके से नकार दिया गया। तो पहले क्या था, रिजिडिटी थी कि साल में एक बार या 2 बार एग्जाम होते थे और उसी के बेसिस पर रिजल्ट बनता था, तो वो था रिजिड। लेकिन अब क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, यानी कि हर रोज़ अलग अलग पक्षों में बच्चे को असेस किया जाएगा कि कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई किसी और एक्टिविटी में अच्छा है, कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा है, कोई एक किसी सब्जेक्ट में अच्छा है। तो ये क्या होगा, अलग अलग टेस्ट लिए जाएंगे, क्विजेज ली जाएंगी, एक्टिविटीज़ होंगी, डिबेट्स होंगी, और हर तरह से यहाँ पर आकलन होगा। तो ये है फ्लेक्सिबल असेसमेंट। होलिस्टिक असेसमेंट होगा, सिर्फ एक पक्ष को नहीं जाना जाएगा कि ये बच्चा एकेडमिक्स में कर रहा है अच्छा, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये गुड है, ऐसा नहीं होगा। एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, एक्टिविटीज़, करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज़, सभी तरह की चीज़ों का असेसमेंट होगा, उसकी पूरी पर्सनैलिटी का, कि उसके बात करने का तरीका कैसे है, उसका सोशल बिहेवियर कैसे है, वो किस तरीके से एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, लीडरशिप क्वालिटीज़, ये सभी असेसमेंट के क्या होंगे, पार्ट होंगे। तो इस तरीके से हर पक्ष का असेसमेंट होगा और इसी बेसिस पे एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तैयार किया जाएगा, समग्र प्रगति कार्ड तैयार किया जाएगा। जैसे आपको अभी एक रिपोर्ट कार्ड दी जाती है, तो उसी तरीके से ये प्रोग्रेस कार्ड होगी कि किस तरीके से बच्चे की प्रगति हुई है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे हमें 360 डिग्री असेसमेंट के बारे में बताया गया है। जो असेसमेंट होगा सेल्फ असेसमेंट, यानी कि बच्चा अपना खुद का आकलन करेगा कि पहले मैंने ऐसा परफॉर्म किया था और अब मेरी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हुई है, या फिर मैंने ऐसा किया तो ये मैंने गलती की और अब मैं इसमें सुधार करूँगा। तो ये क्या होगा, सेल्फ असेसमेंट होगा। टीचर्स द्वारा असेसमेंट किया जाएगा, उसके जो पीयर मेट होंगे, पीयर्स द्वारा, जो सहपाठी होंगे, क्लास के जो दोस्त होंगे, उनके द्वारा भी असेसमेंट किया जाएगा। जैसे एक बार हमारी टीचर ने क्लास में क्या किया था, सभी बच्चों का टेस्ट लिया था और टेस्ट के बाद टेस्ट पेपर उन्होंने खुद नहीं लिए, उन्होंने वो टेस्ट पेपर आपस में एक्सचेंज करा दिए थे सभी क्लासमेट्स के बीच, और फिर सबने एक दूसरे का टेस्ट पेपर चेक करके मार्क्स दिए थे। तो ये क्या हुआ, ये हुआ पीयर असेसमेंट, कि हमारे पीयर्स ने हमें बताया कि तुमने कैसा परफॉर्म किया है। और असेसमेंट बाय पेरेंट्स भी होगा, पेरेंट्स भी क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, आकलन करेंगे कि मेरे बच्चे ने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर घर को स्कूल से लिंक कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टीचर्स भी कर रही हैं, बच्चा खुद भी कर रहा है। तो यहाँ पर घर को स्कूल से लिंक कर दिया जाएगा असेसमेंट के लिए। तो ये जो असेसमेंट सिस्टम होगा ये रीडिज़ाइन किया जाएगा एनसीईआरटीज़ और एससीईआरटीज़ द्वारा, और एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसका नाम है परख। और ये एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर होगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर होगा। उसमें क्या होगा, एक स्टूडेंट अपनी ग्रोथ को ट्रैक कर सकेगा कि उसने किस तरीके से पूरे साल स्कूल में किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो ये एक सॉफ्टवेयर पूरा सिस्टम काम करेगा यहाँ पर असेसमेंट के लिए। तो क्विज, रोल प्ले, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियोज, ये सभी चीज़ें होंगी जिनके ज़रिए हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे एक चाइल्ड का, एक स्टूडेंट का। वो खुद भी कर सकेगा। सेल्फ असेसमेंट की बात की गई है टीचर्स द्वारा, पेरेंट्स द्वारा, पीयर्स द्वारा। तो ये सारी बात की गई है असेसमेंट में। तो उसके लिए बनाया गया है एक प्लेटफॉर्म परख। यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट भी लगाया गया है वेबसाइट का। इस तरीके से ये पूरा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर परख की फुल फॉर्म क्या है,
परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए चाइल्ड की परफॉर्मेंस को असेस करना, उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना और परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना, आकलन करना, उसको रिव्यू करना और विश्लेषण करना हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उसके ज्ञान का। तो ये है परख, जो एक प्लेटफॉर्म है, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। यहाँ पर असेसमेंट के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाएंगे कि किस तरीके से एक बच्चे का असेसमेंट होगा, और ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करेगा परख जो प्लेटफॉर्म है। तो हमसे यहाँ पर परख की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि असेसमेंट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो हमें पता है वो है परख और ये है उसकी फुल फॉर्म। तो यहाँ तक हमने बात की है असेसमेंट के बारे में। कैसा असेसमेंट है? 360 डिग्री है, फ्लेक्सिबल है और क्या है? हॉलिस्टिक है। और असेसमेंट के लिए क्या किया गया है? एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है परख। नेक्स्ट है NETF। NETF का क्या मतलब है? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। तो ये एक फोरम बनाया जाएगा। क्या किस लिए बनाया जाएगा ये फोरम? टेक्नोलॉजी की, एजुकेशन में किस तरह से टेक्नोलॉजी लाई जा सके। तो इसके लिए क्या होगा? डिस्कशन होगा, सभी अपनी राय देंगे कि किस तरीके से एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को लाया जा सके, सभी को टेक्नो सेवी बनाया जा सके। क्योंकि हम जानते हैं कि आज की डेट में विकास की कल्पना हम बिना टेक्नोलॉजी के तो कर ही नहीं सकते। तो टेक्नो सेवी होना, टेक्निकल लिटरेसी होना, डिजिटल लिटरेसी होना आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और किस तरीके से इनोवेशन के ज़रिए हम कैसे एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को लेकर आएँ, इसके लिए ये फोरम बनाया जाएगा। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी का क्या मतलब है? कि ये अपने लिए खुद नियम बना सकती है। इसका क्या मतलब है? स्वायत्त निकाय है। तो ये फोरम क्रिएट किया जाएगा, यहाँ पर डिस्कशन होगा, सभी अपनी राय देंगे कि किस तरीके से एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को लेकर आया जा सके। अगली हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की, कि समावेशी शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर विशेष जोर दिया गया है सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के ऊपर, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह हैं उन पर जोर दिया गया है। चाहे वो जेंडर के बेसिस पर हो, फीमेल्स हो, ट्रांसजेंडर्स हो, मेल्स हो, या फिर सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड के बेसिस पर हो, SC ST OBCs हो, ज्योग्राफी के बेसिस पर हो, ट्राइब्स हो, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हों, या फिर डिसेबल पीपल हों, या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से जो वंचित रह गए हों, उनकी बात हो। तो सभी को शिक्षा में लेकर आना, सभी को एक साथ शिक्षा देना, शिक्षा में शामिल करना, यहाँ पर इनकी बात की गई है। रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, फॉस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट, कि हर बच्चे की एक अनूठी क्षमता को पहचानना और उसको बढ़ावा देना। क्योंकि हमें पता है हर बच्चा अलग है, हम किन्हीं दो बच्चों को कंपेयर नहीं कर सकते कि इसके मार्क्स अच्छे आए हैं, इसके मार्क्स कम आए हैं। हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है? हर बच्चे में कुछ क्वालिटीज़ हैं और उन क्वालिटीज़ को पहचानना है और फिर उनके ऊपर काम करना है, उन क्वालिटीज़ को बढ़ावा देना है। जैसे कि एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो हमें उसे ये नहीं करना कि बेटा तू मैथ्स पढ़, तू सोशल साइंस पढ़ और अच्छे मार्क्स ला। हमें क्या करना है? हमें पहचान करनी है कि ये बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो इसको स्पोर्ट्स में बढ़ावा दिया जाए ताकि ये स्पोर्ट्स में और अच्छा परफॉर्म कर सके। अगर कोई बच्चा कंप्यूटर लिटरेसी में अच्छा है, कंप्यूटर बैकग्राउंड अच्छा है, उसे सॉफ्टवेयर की अच्छी नॉलेज है, तो हमें उसे स्पोर्ट्स की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। उसे उसकी फील्ड में अच्छा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? माहौल दिया जाना चाहिए और बढ़ावा दिया जाना चाहिए उसकी कैपेबिलिटीज़ के लिए। और डाइवर्सिटी का सम्मान करना है, क्योंकि हमें पता है हम एक डाइवर्स कंट्री में रहते हैं, यहाँ पर बहुत सी विविधताएं हैं, कल्चर के बेसिस पर, सोसाइटी के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर। तो हमें इस डाइवर्सिटी का, विविधता का सम्मान करना है। किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी ग्रुप के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना। जैसे अगर कोई बच्चा गांव से आया है तो आप अपनी क्लास में ऐसा नहीं कर सकते कि उसे क्लास से बिल्कुल अलग बिठा दिया। उसे भी सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, बल्कि उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इक्विटी की बात की गई है ना, कि उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वो भी सबके बराबर परफॉर्म कर सके, सबके जितना समझ सके। इस तरीके से डाइवर्सिटी का सम्मान किया जाना चाहिए।
तो ये बात की गई है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। टीचर एजुकेशन के बारे में भी कुछ कहा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, तो इसकी बात भी करेंगे क्योंकि हम सभी टीचर बनने वाले हैं, इसलिए टीचर एजुकेशन के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर बात की गई है न्यू करिकुलर फ्रेमवर्क विल बी फॉर्मुलेटेड बाय एनसीटीई विद एनसीईआरटी फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि टीचर एजुकेशन के लिए एक नया करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, नया पाठ्यक्रम का ढांचा बनाया जाएगा एनसीटीई द्वारा एनसीईआरटी के साथ मिलकर। और 2030 तक जो मिनिमम डिग्री होगी टीचर बनने के लिए वो होगी 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। तो अगर आपकी 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री नहीं होगी, क्योंकि आज तो सभी 2 साल वाली बीएड डिग्री करते हैं, लेकिन 4 साल वाली बीएड डिग्री के बिना 2030 के बाद आप टीचर नहीं बन सकते, आपकी जॉब नहीं लग सकती। तो ये है बात टीचर एजुकेशन की। अब यहाँ पर 3 तरह के करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में हमारे लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले है NCPF ECCE, यानी कि नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, जो हमने बात की थी आंगनवाड़ी स्टेज के बारे में, ECCE के बारे में। तो उनके लिए यहाँ पर करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। जो भी आंगनवाड़ी टीचर्स हैं या फिर प्ले स्कूल वाली टीचर्स हैं, जिसे आज हम क्या कहते हैं, एनटीटी कहते हैं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कहते हैं, तो उनके लिए भी करिकुलम फ्रेमवर्क लाया जाएगा, उनका भी करिकुलम चेंज किया जाएगा। अगली बात है NCFSE, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के लिए भी एक नया करिकुलम फ्रेमवर्क होगा। और NCFTE, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के लिए भी एक नया करिकुलम फ्रेमवर्क लाया जाएगा। तो ये 3 तरह के करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। तो ये हमने अभी तक बात की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, सभी सब टॉपिक्स के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। हमने मुख्य उद्देश्य जाने, ओल्ड एंड न्यू फॉर्मेट के बारे में जाना, हमने असेसमेंट के बारे में जाना, इसके अलावा हमने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की, करिकुलम की बात की, करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की, टीचर एजुकेशन की बात की। सो ये है अभी समराइज नोट्स, पूरी समरी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा तो उसे यहाँ पर शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में रखा गया है। तो ये कुछ 10 पॉइंट है, यहाँ पर बात की गई है यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल ऑफ स्कूलिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी टू ग्रेड 12, यानी कि प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सभी की शिक्षा तक पहुँच। एंश्योरिंग क्वालिटी अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 ईयर, यानी कि जो आंगनवाड़ी स्टेज है, जो फाउंडेशन स्टेज की हमने बात की थी, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल की बात की गई है कि वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन दी जानी चाहिए, क्योंकि वो फाउंडेशन ईयर्स होते हैं किसी भी बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। नए करिकुलर स्ट्रक्चर की बात की गई है, जो फॉर्मेट के बारे में हमने जाना, 4 स्टेजेस के बारे में, 5+3+3+4। और यहाँ बात की गई है कि नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन सब्जेक्ट्स, करिकुलर एक्टिविटीज़ और वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक नेशनल मिशन चलाया जाएगा फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे, यानी कि एक नेशनल मिशन चलाया जाएगा किसके लिए, सभी को लिटरेट करने के लिए, कि सभी को पढ़ना लिखना आए और सभी को अंकों की, नंबरों की समझ हो। क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसी बहुत सी पॉपुलेशन है जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, जिन्हें गिनती नहीं आती, जो गुणा भाग जमा घटा नहीं कर सकते। तो सभी में इस तरह की लिटरेसी हो, सभी क्या हो, पढ़े लिखे हों, इसके लिए एक नेशनल मिशन चलाया जाएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म और इंडियन लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाएगा। असेसमेंट रिफॉर्म्स, यानी कि जो आकलन होता है उनमें सुधार किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम्स ऑन अप टू 2 ओकेशन ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर, 1 मेन एग्जामिनेशन एंड 1 फॉर इम्प्रूवमेंट। जो बोर्ड एग्जाम होंगे, एक तो उसमें मेन एग्जाम होगा और एक इम्प्रूवमेंट के लिए होगा। जैसे कि कई बार बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो वो री एग्ज़ाम भी दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। और नेशनल असेसमेंट सेंटर परख की भी हमने बात की थी कि असेसमेंट कैसा होगा, 360 डिग्री होगा, फ्लेक्सिबल होगा और हॉलिस्टिक होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। सोशली और इकोनॉमिकली जो वंचित समूह हैं उनके ऊपर विशेष रूप से बल दिया गया है कि उनको इक्विटेबल एजुकेशन मिले। और सेपरेट जेंडर इंक्लूजन फंड, स्पेशल एजुकेशन जोन फॉर डिसएडवांटेज रीजन एंड ग्रुप्स, यानी कि
वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए एक अलग समावेशन कोष, जो पिछड़े लोग हैं उनकी शिक्षा के लिए अलग से क्या आएगा, बजट आएगा, उनके लिए अलग से फंड दिए जाएंगे ताकि उनके लिए योजनाएं चलाई जा सके और उनकी एजुकेशन में सुधार लाया जा सके। तो ये हमने अभी तक समरी नोट्स डिस्कस किए। इससे पहले हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया। तो आई होप आपको यहाँ पर ये पॉलिसी समझ आई होगी, टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।